नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम के लिए मैं अपनी पेड पीडीएफ वाली ग्रुप में तो आप लोगों को पढ़ाता ही हूँ। ये वाली जो सीरीज है ये मैं आपको लाइक रिवीजन करवाऊंगा, अपने पढ़ाए हुए चीज़ से ही आपके साथ मल्टीपल चॉइस वाली क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेकर के आऊँगा ताकि आपकी रिवीजन हो सके, है ना। मैं सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, आपको सफल बनता हुआ भी देखना चाहता हूँ और यही जिज्ञासा रहती है। इसमें जो भी हो सकता है मुझसे सारा हथकंडा अपना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सिर्फ मैं जो है आंसर बताने का काम नहीं करूँगा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे मैं आपको दूंगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ पे और पेड वाले में सिर्फ ये डिफरेंस रहेगी कि यहाँ पे मैं मौखिक रूप से बताऊंगा, वहाँ पे लिखित और मौखिक दोनों रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें किसको किसको देखना चाहिए, तो जो रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो तो ज़रूर देखें, बीएसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो देखें, एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो देखें। कहने का मतलब है कि बैंकिंग में कुछ टर्म को छोड़ दिया जाए तो सभी इंडियन जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहां भी आपको जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता क्या थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेते हैं तो इस घाटी की सभ्यता को उजागर किया गया था 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके निर्देशन पर किया गया था, तो आप कहोगे सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर करा गया था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया प्रथम नगर कौन सा था, तो भाई हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका अन्य नाम और क्या है, तो इसका अन्य नाम में आएंगे तो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, है ना। इसकी बात करेंगे पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी गलियारा, तो पूर्वी हो जाएगा जी आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, पश्चिमी आपका सुरकोतदा होता है, उत्तरी आपका मांडा हो जाता है और दक्षिणी आपका दायमाबाद हो जाता है। ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ विशेषता थी। ये कैसी सभ्यता थी, तो जी आप कहते हो ये नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। इसमें क्या क्या प्रचलन में था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में था, कृषि भी लोग कर लेते थे, पशुपालन भी देखने को मिलता था। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान अगर आपने है तो ये क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे। क्या ड्रेनेज की फैसिलिटी थी, तो जी एकदम थी, ड्रेनेज की फैसिलिटी थी। ड्रेनेज मतलब जो जल निकासी के लिए डक्ट बनाए गए थे। पक्के ईंट की मकान थी, तो भाई एकदम सही था। कपास की खेती की साक्ष्य मिला है, गुरु सबसे पहले कपास की खेती की साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं गुरुजी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के लेखक लेखिका कौन है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं आपका जी सुभाष चंद्र बोस साहब। सुभाष चंद्र बोस साहब को हम और क्या कहते हैं, नेताजी कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब। इनके जन्मदिन 23 जनवरी को अब कौन सा दिन सेलिब्रेट होता है, तो आप कहते हो दादा पराक्रम दिवस सेलिब्रेट होता है। सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो ये पुरस्कार मिला है भैया 60 पैराशूट हॉस्पिटल को, जो कहाँ पे है, ये यूपी का है ना, तो यहाँ पे इनको मिला है। इनके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहकर संबोधित किए थे, तो राष्ट्रपिता। कब कहे थे, 1944 के अंदर। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता कब संभाले थे, 1938। कौन सा अधिवेशन था वो, हरिपुरा अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में इस्तीफा कब दिए थे, 1939। किस अधिवेशन की बात है, तो त्रिपुरी अधिवेशन। ये सब सुभाष चंद्र बोस साहब से जुड़े हुए प्रश्न और आंसर है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है, चित्तरंजन दास साहब को। ठीक है भाई, तो ये कुछ एक बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
हाँ, और भी जो ऑप्शन है उनके भी मैं किताब ज़रूर बता दूंगा। बीमारी है फैक्ट देने वाली तो दूंगा ज़रूर भैया, है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आप क्या जानते हैं? आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं ये, है ना। आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक किताब बहुत फेमस है, मेरी 51 कविताएँ, है ना। मेरी 51 कविताएँ जो हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब के हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन 25 दिसंबर को हम, है ना, गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है, जो आपका 4 महानगर को जोड़ने वाली जो आपका प्रोजेक्ट है ना, तो उन पे इनकी ही पहल है, मतलब इनकी ही सोच है। आप स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिसको आप बोलते हो ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो ये किसके काल में लाया गया था अमल में? अटल बिहारी वाजपेयी साहब के काल में लाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम पर अब इंडिया में सबसे लंबी, है ना, ब्रिज है जिसे अटल टनल नाम दिया गया है। ये कहाँ पे है? तो ये आपका मुंबई के अंदर है, जो सिबरी से उरण तालुका को जोड़ने का काम करता है। 21.8 किलोमीटर लंबाई की ये जो है आपका ब्रिज है अरब सागर पे। 10 जो है आपका 12 जनवरी 2024 को उद्घाटन किया गया था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। महात्मा गांधी के पुस्तक और पत्रिकाओं में आएंगे तो आपका एक नवजीवन है। जब भी नवजीवन एग्जामिनर ने पूछा, सीधा पूछा कि नवजीवन किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो गुजराती भाषा की ये पत्रिका है नवजीवन, महात्मा गांधी से संबंधित है। यंग इंडिया जो है, युवा भारत महात्मा गांधी का है। इंडियन ओपिनियन है ना, ओपिनियन, ये भी महात्मा गांधी के हैं। हरिजन महात्मा गांधी के हैं। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये भी महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये सभी के सभी एथिकल रिलीजन भी इन्हीं के हैं। अगला है प्रश्न हमारा, यूनेस्को के द्वारा हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर में जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया? देखिए जो हम्पी है ये सबसे पहले कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। और परसों के दिन पेड क्लास में मैंने बताया था कि इसकी खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है। एक बच्चे ने जवाब दिया है, बहुत अच्छा बच्चा। और भी बच्चे से जवाब जो है मैं आशा रखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चे मेरे पल्ले पढ़ रहा है ना, तो जो है सिर्फ पढ़ न रहा है, ये सिर्फ रिजल्ट पे उसका जो है पूरा नज़र होना चाहिए और रिजल्ट होनी चाहिए उसकी, ठीक है भाई। इसके अलावा जो ये आपका यूनेस्को है, ये हम्पी को 1986 में जो है विश्व धरोहर घोषित किया था, है ना। ये हम्पी कहाँ पे रहेगा? कर्नाटक में रहेगा, है ना। इसके अलावा ये हम्पी का रिलेशन किस साम्राज्य से होगा? तो विजयनगर साम्राज्य से होगा। इसके अलावा यूनेस्को की बात कर लेते हैं, तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी जी 1945 में। और इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसकी मुख्यालय है जी पेरिस के अंदर। इसके अलावा यूनेस्को की बात करें कि पहली बार इंडिया का कौन सा साइट को जो है नॉमिनेट किया गया, चिन्हित किया गया, विश्व धरोहर बनाया गया, तो पहली लॉट में 4 साइट को, अजंता, एलोरा, ताजमहल और आपका आगरा का किला, तो ये 4 चीज को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था 1983 के अंदर। 2021 में 2 जगह और आ गए। एक आपका रंगप्पा मंदिर आया था, है ना, और दूसरा आपका हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा आया था। तो ये 2 चीज आ गया था। 2023 में 2 चीज और आ गया। कौन कौन सा भैया? शांति निकेतन आ गए, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर और होयसल का मंदिर समूह, ठीक है। तो ये अब यूनेस्को की बात करें कि इंडिया के कितने साइट हो गए हैं, तो 42 साइट हो गए हैं। और 42वां साइट कौन सा है? तो होयसल। 41वां साइट कौन सा होगा? शांति निकेतन। 40वां कौन सा होगा? धोलावीरा। 39वां कौन सा होगा? रंगप्पा। तो समझ गए। इसके अलावा फरवरी 2024 जो आपका रामसर साइट वाला बात आता है, जो आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पे 5 रामसर साइट को और ऐड कर लिया गया है। तो पहले 75 था, 5 और हो गए, तो अब 80 हो गए हैं। अब एक बात और बच्चे याद रखना भैया, जीआई टैग जो है ये सबसे ज़्यादा यूपी का हो गया है, सभी चीज़ को पछाड़ते हुए। फिलहाल वर्तमान की बात कर रहा हूँ। जीआई टैग की बात निकल गई है, ग्राफिकल इंडिकेशन। तो सबसे पहले
पहले किसको मिला था, तो 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इकाना स्टेडियम भारत के किस राज्य में है, तो इकाना स्टेडियम जो है ये आपका रहेगा भैया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे रहेगा, उत्तर प्रदेश में रहेगा। झारखंड में आओगे आप तो कौन सा आपको मिलेगा, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम मिलेगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम मिलेगा। ये कहाँ पे मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा स्टेडियम दुनिया में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना। श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है, भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय। एक आपने सुना होगा सलार जंग संग्रहालय है ना, सलार जंग संग्रहालय भी हैदराबाद में ही स्थित है, कई दफ़ा पूछे जाते हैं। एक आपने खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी सुना होंगे है ना, खुदा बख्श ओरिएंटल है ना, पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है। इसके अलावा कोलकाता में भी बहुत सारे तथ्य हैं है ना, जूलॉजिकल गार्डन वगैरह और भी चीज़ हैं। करेंसी बिल्डिंग काफ़ी पूछे जाते हैं, करेंसी बिल्डिंग BULDING बिल्डिंग, ये करेंसी बिल्डिंग आपके कोलकाता में है। फोर्ट विलियम ये भी कोलकाता के अंदर है, डायमंड हार्बर है ना। इसके अलावा ये गोवा जो ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पे भगवान महावीर अभयारण्य है ना। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का शुभारंभ किसने किया था, यानी संस्थापक में कौन रहे थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा UGC के लिए। इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। वर्तमान में M जगदीश कुमार जो है, M जगदीश कुमार ये है इनके हेड, किसके, UGC के हेड हैं। ठीक है, इनके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक आप देख रहे हैं, ये फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम आपने सुना होगा। फर्गूसन कॉलेज जो महाराष्ट्र के पुणे में है, उनके संस्थापक में इनका भी नाम आता है। ठीक है भाई, जवाहरलाल नेहरू से क्या कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। एक तो कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 जिसमें आपका पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था संविधान सभा के समक्ष, वो भी नेहरू जी ही थे। आज़ादी के बाद पहली बार लाल किला पर झंडा फहराए वो कौन थे, तो नेहरू जी ही थे है ना। तो नेहरू जी के चलते ही एक प्रथा बन गया है कि भाई जो है स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं, प्रधानमंत्री, और गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, ये एक प्रचलन में आ गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई लाल किला पे झंडा जो फहराए नेहरू जी, तो कौन से गेट पे फहराए। अब लाल किला के अंदर भी गेट मैंने बता रखा है अपने उस क्लास में है ना। तो जो बच्चे अभी तक ऐड नहीं हुआ है, जो चाहता है कि मेरा एक सटीक वे में मेरिट लिस्ट में मेरा नाम हो, तो आप जो है टुडे एग्जाम के कंटेंट पे जो है ध्यान दिया कीजिए है ना। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र स्तर से लगभग कितने फुट की होगी। अब देखिए, जो बच्चे फुट को मीटर में कन्वर्ट करना जानते हैं वो तो बना लेगा, नहीं तो जो है वहाँ पे पेन खटखटा के किसी को टिक करके गलती करके आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये आपका 29,030 फीट के करीब आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर के करीब है। हालांकि 8850.5 मीटर भी पुष्टि की गई है, लेकिन अभी तक एग्जामिनर ने इसे छापा नहीं है। आप जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालयी श्रेणी का सबसे ऊंचा और दुनिया में सबसे ऊंचा जो है पीक है। और हिमालयी पर्वत जो है अपने आप में कैसा है, न्यू फोल्डेड माउंटेन यानी बलित पर्वत का उदाहरण है। और कहा जाता है कि हिमालय का हाइट जो है आज भी प्रसारित है यानी बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एक साल में 1 मीटर बढ़ रहा है, हो सकता है कि अपनी 20 पीढ़ी के बाद आप आधा मीटर बढ़ते हुए देखेंगे, यानी 1000 साल में कुछ मीटर कुछ इंच इतना जो है बढ़ता है ना भैया। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी दुनिया में दूसरी सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी आपका K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और इसकी भी आपकी हाइट आपसे पूछा जाता है। तो इसकी हाइट 8611 मीटर होता है। दुनिया में तीसरी जो है सबसे बड़ी ऊंचाई वाली ये है जी कंचनजंगा, ये भारत का प्योरली पीक है और इसका पूरा हाइट है 85-86 मीटर, 85-86 मीटर। ठीक है, इनके अलावा
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतिम सदस्य देश कौन है? भैया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पे ही 1945 में अपनी कार्यकाल स्टार्ट की थी। ये दोनों बात विश्व बैंक पर भी लागू होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपने महल बनाने का फैसला लिया तो अगले दिन आपकी महल जो है बन के तैयार हो गया, तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जो आपका विश्व बैंक है और IMF है, इन दोनों की जो है बनावट है जो कुछ सम्मेलन की देन है। तो आप कहते हो जी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अगर 45 ऑप्शन में देखिए, मान लीजिए आपसे पूछा कि भाई विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1944 भी है, 1945 भी है, तो आपकी मजबूरी होती है कि 44 को टिक करो। लेकिन 1945 भी है और 44 भी है, लेकिन स्पष्ट क्वेश्चन ने लिखा है कि विश्व बैंक ने अपना कार्य कब स्टार्ट किया, तो 44 न करके 45 करना। आई होप आप समझ गए। दोनों बात मैं विश्व बैंक के लेकर के बोला हूँ, IMF में भी बोले तो सेम चीज ही करना है। इसके अलावा ये दक्षिणी सूडान जो है ये आपका UNO में अंतिम सदस्य देश है। UNO मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को लगा था, मतलब स्थापित हुए थे। और ये सेकेंड विश्व युद्ध के बाद जो अपने को कुछ मिला तो सबसे बड़ा गिफ्ट यही मिला। इसके अलावा तिमोर लेस्टे, ये तिमोर लेस्टे जिसकी राजधानी दिल्ली होगी, ये क्या है भाई, तो ये आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का 11वां सदस्य देश बना था पिछले साल तिमोर लेस्टे। नौरू क्या है, नौरू आपका जो है WB यानी विश्व बैंक में अंतिम सदस्य देश है। और एंडोरा क्या है, तो IMF यानी इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, मॉनेटरी फंड, उसके अंदर जो है ये अंतिम सदस्य देश है। इनके अलावा शास्त्रीय तमिल उत्कृष्ट केंद्र वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो तमिल उत्कृष्ट केंद्र जो है पहले आप जानते हैं कि ये मैसूर में था। कहाँ पे था, मैसूर के अंदर था, तो मैसूर कट गया जी। तो बाद में इसे क्या किए, तो 2008 के दशक में इसे जो है ले गए चेन्नई उठा के। तो अब चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा, इसीलिए मैंने वर्तमान शब्द का इस्तेमाल भी किया है। बाद बाकी दिल्ली है, दिल्ली में जो है संगीत नाटक अकादमी से जुड़ा हुआ चीज क्या है, कथक नृत्य कला केंद्र कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। मुंबई के अंदर क्या है, नालंदा है ना, नालंदा डांस अनुसंधान केंद्र जो कनक रेले के द्वारा स्थापित किया गया, ये बम्बई के अंदर है, ठीक है भैया। मैसूर हमें पहले था। इसके अलावा वर्ष 2023 के लिए कितने अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, जो बच्चे साइंस की क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं वो लास्ट में मिलेगा। वर्ष 2023 के लिए कुल कितने अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, तो 26 अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत दादा 1961 में होती है। कब होती है, 1961 में होती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में होती है, ओनली प्रशिक्षक को दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से 1991 में किया गया था, ठीक है। फिर अगस्त 2021 में इसी पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया, ठीक है भाई। जो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया 2023 के लिए। तो यहाँ पे 26 राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा वर्ष 2024 में जाकिर हुसैन साहब को कुल कितने ग्रैमी अवार्ड दिए गए, जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में 5 भारतीयों को जो है ग्रैमी अवार्ड दिए गए। शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, सेल्वा गणेशन, विनायक राम, है ना, राकेश चौरसिया, इस प्रकार से 5 जन को दिए गए। तो इसमें से जो है जाकिर हुसैन साहब के इकलौते 3 ग्रैमी अवार्ड मिले। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि पंडित रविशंकर साहब को जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। पंडित रविशंकर साहब को 1968 में ग्रैमी अवार्ड मिला था और ये प्रथम भारतीय हुए। और अब तक सबसे अधिक 5 ग्रैमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी रविशंकर साहब के नाम ही थे। लेकिन अब जो है जाकिर हुसैन साहब 5 ग्रैमी अवार्ड की बराबरी कर चुके हैं। तो अब अगर आपसे पूछे कि भाई रविशंकर साहब के जैसा ही 5 ग्रैमी अवार्ड की बराबरी करने वाले कौन भारतीय बने हैं, तो जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन क्या करते हैं, तबला बजाते हैं। पंडित रविशंकर साहब सितार से संबंधित थे। ये सभी बात ध्यान रखना है। इनके अलावा जाकिर हुसैन साहब को 2023 के लिए पद्म विभूषण भी दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है ना, आपके पास 4 ऑप्शन कौन कौन से है जरा पढ़ लेंगे। कार्ल है, अजंता है, एलोरा है, बोरा है। इसमें से चारों में से देखें तो बोरा का गुफाएं जो है ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। बाद बाकी ये कार्ल गुफाएं ये मध्य महाराष्ट्र के अंदर जो लोनावाला पोर्शन है जहाँ पे आपकी फिल्म वगैरह की शूटिंग होती है, तो वहाँ पे ये गुफा है। ये बेसिकली बौद्ध गुफा है। इसके अलावा अजंता और एलोरा गुफा काफ़ी पॉपुलर है। तो ये तीनों महाराष्ट्र में है। नीचे बोरा का
ये आपका चला जाएगा भैया कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। किसी प्रकार का नाम और भी आता है जेहन में, बराबर का गुफा। बराबर का गुफा भैया बिहार में है, हमरो बिहार में। इसके अलावा अगला है भैया, है ना, अगला कुछ नहीं है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं आने वाले समय में, और अगर आप चाहते हो कि भैया एक ऐसा कंटेंट जो पढूं और एग्जाम में दिखे, तो आज तक टुडे एग्जाम आपसे जो है जो वादा किया है उतना करके दिया है। मैंने कहा है भाई 70% क्वेश्चन मिला के दूंगा, तो 80% मिला के दिया हूँ। और इस ई बुक में, है ना, आप लोगों के डिमांड पे ही बनाया गया है, क्योंकि आप लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा पेज हो जा रहे हैं तो मैं प्रिंट नहीं करा पाता हूँ। मैंने इस ई बुक में लगभग, अगर तीनों PDF भी अलग अलग आप खरीदे ना, तो 35 3 बार अगर खरीदे तो कितने हो जाएंगे, 105। और टॉपिक वाइज और ऐड कर दो, और जो नए अपडेटेड क्वेश्चन है करंट की और समझ लो। लेकिन इसका मैं सिर्फ मेकिंग चार्ज रखा हूँ 99 रुपया में फ्रेश बच्चा पे मतलब प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बात आई कि भाई इसे कैसे पढ़ना है, कैसे लेना है, तो ये जो व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करके ये प्राप्त करना है ना। और इसको पढ़ते पढ़ते वीडियो सीरीज देखनी है, साथ ही साथ आपने इसे प्रिंट भी करा लेना है। अरे मोह माया मत देखो 200-300 रुपये का, मान लीजिए 99 का आपने PDF खरीदा, 180 के समथिंग जो है इसके प्रिंट कराने में लगेंगे, क्योंकि 70 पैसे चलता है ना। तो भाई आप 300 रुपया खर्च नहीं कर सकते पढ़ाई के लिए हो, अगर मेरिट में आ गया तो 3 लाख का काम नहीं करेगा जी। ज़िंदगी भर मजा कीजिएगा और 30 रुपया थोड़ा बहुत यहाँ पे सोचिएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि भाई एक बच्चे जो मॉल में सामान खरीदने जाता है उनका दाम कुछ इस प्रकार से है, 99 रुपया, है ना। वही बच्चे फुटपाथ पे एक सामान, वही सामान खरीदता है और वो वेंडर ने आपको 80 रुपया भाव कहा है। आप इसमें से क्या करते हो, 50 में नहीं दोगे, लेकिन 99 वाले को 99 पैसा छुड़ा के देख लो, है ना। तो वही बात है, विश्वास कम करता है लोग छोटे चैनल छोटे दुकान पे, ठीक है भाई। लेकिन है ना, आप भी समझदार हो, ठीक है। इसके आगे और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। बाद में कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है ले सकते हैं भैया। जो बच्चे RPF या फिर रेलवे की कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, RPF वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एंट्री फीस 49 रुपया है ना। एंट्री तो ग्रुप कहाँ ज्वाइन करें भैया, PDF का ही सिर्फ पैसा लेता हूँ, जब तक जिंदा हूँ पढ़ाऊंगा, पैसा नहीं लूंगा पढ़ाई का। पढ़ाई यूट्यूब पे फ्री रहेगी, एप्लीकेशन भी भविष्य में बनवा लिया तो वहाँ भी पढ़ाई फ्री ही रहेगा। सिर्फ जो है ना, मैं कंटेंट जो आपको जो दूंगा रिवीजन के लिए PDF वगैरह, उसकी ही चार्ज होती है, वो भी मिनिमम लेस चार्ज, सिर्फ इतना जितने में मेरा काम चल जाए। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन वगैरह होते हैं, है ना। ई बुक तो पैसा दे के बनवाए, जैसा कि आपको ही पता होगा और बताया भी था, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से, है ना, थोड़ा सा हमारा भी कोऑपरेट कर सकते हैं। इनके अलावा किसी परिपथ में 2 ओम 5 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में 21 वोल्ट के बैटरी से जुड़ी हुई है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, सेम व्हाट्सएप नंबर का लिंक क्लिक करके भी आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं ना। इसके अलावा कोई बच्चे पहले से PDF लिए हैं तो बता दिए थे ना कि अगर आप PDF 50 रुपये का पहले से PDF लिए हो तो 50 का 70% आपको छूट हो जाती है, यानी 35 रुपया 99 में से घट जाएगा, तो आपको पड़ेगा जी 4 और 9 में से 3 गया 64 रुपया पड़ेगा, अगर आपने पहले 50 का PDF लिया है। बस इसमें RPF वाली PDF एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि RPF वाला अभी क्लास शुरू ही हुआ है भाई। इसके अलावा तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था भाई समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे। जब सीरीज में हो केस 1 तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, केस 1। जब कोई भी परिपथ में, है ना, रेसिस्टेंस जो है सीरीज में लगाया गया है, तो टोटल रेसिस्टेंस का मान निकालने के लिए R1 + R2, अगर 4 बार होता तो R3 R4 भी लिख देते, है ना। केस 2 हमारा क्या कहता है, अगर कोई पैरेलल में लगाया है रेसिस्टेंस तो इस प्रकार से निकालते हैं 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, है ना। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि परिपथ में टोटल रेसिस्टेंस का मान जो है केस 1 में ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 ओम और 5 ओम के 2 रेसिस्टेंस लगे हैं, तो पहले समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो 1/5/1 है ना 2 कर लेते हैं। 5 दूनी की 10 हो जाएगा, 7/10 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। और R का वैल्यू, यानी इसको भी उलट देंगे तो R का वैल्यू हमारा आ जाएगा 10/7। आप सभी जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है। V का मान 21 वोल्ट दे के रखा है, I का मान मुझे नहीं पता, और R का मान 10/7 आ गया है। इस 10 से हम 21 को काटेंगे 2.1 हो जाएगा, और 2.1 को 7 से गुना करेंगे तो 14.7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। आई होप अच्छा लगा होगा। इसके अलावा संविधान के 74वां संविधान
संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए 74वां संविधान संशोधन ये आपका ग्राम पंचायत नहीं नगर पालिका से संबंधित है, या नगर निगम यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है। उसी प्रकार से मैंने बताया भाई 12वां अनुसूची जो है ये आपका किससे है? नगर निगम से है। और 11वां अनुसूची किससे है? ग्राम पंचायत से है। 11वीं अनुसूची में कितनी विषय है? 29 विषय है। 12वीं अनुसूची में कितनी विषय है? 18 विषय है ना। संविधान के जो भाग 9 है ये किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। संविधान के भाग 9 का जो ए है ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? मेयर या महापौर। ठीक है भाई। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, अभंग, त्रिभंग और सभंग। इसे शादीरट्टम भी कहा जाता है। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया, ओडिसी, कथक, है ना, मणिपुरी। इनके अलावा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल इत्यादि जीवों में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? आपके सामने है प्रोकैरियोटिक। यही आंसर है जी। प्रोकैरियोटिक कोशिका गरीब कोशिका होता है, तो गरीब चीज में ही पाई जाएगी, है ना। गरीब की जो है ना, गरीब में ही पाई जाएगी। गरीब है ये सब बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा से, तो गरीब ना है भाई, इसका का अस्तित्व है ना। जब भी ये परेशान करने के लिए दुनिया को ये सब बैक्टीरिया वगैरह, है ना, हरी सवाल खाली के काम आता है। ये फायदा कारक चीज भी है। बैक्टीरिया भी कई महीने में फायदा कारक है, जैसे आंत वगैरह में पाया जाता है, लेकिन जनरली जो है दुखदाई है ना। तो ये जो है गरीब, इनमें क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूकेरियोटिक सेल क्या होता है? सभी प्रकार के पौधों में, है ना, सभी प्रकार के पौधों में और जंतु में पाए जाते हैं। कौन सा? यूकेरियोटिक सेल, है ना भाई। इसके अलावा तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में क्या फर्क है बता दिए थे। यूकेरियोटिक में लगभग सभी चीज रहता है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सभी रहते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है इसमें न तो ओरिजिनल केंद्रक रहता है, न माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, न लाइसोसोम रहता है ना। इस सब का अभाव पाया जाता है इसके अंदर। और अच्छा, पादप कोशिका, जंती कोशिकाओं में बेसिक डिफरेंस बता दिया था। सेल वाल का होना, सेल वाल ओनली जो है ना, प्लांट सेल में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है? जो हीट का सूत्र होता है वो कौन सा? एक वेरीफाई नहीं हो रहा है आपके सामने, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। H बराबर I इंटू आई आर टी, यानी H बराबर आई स्क्वायर आर टी हो रहा है क्या? तो एकदम होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही है जी। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो गलत है वो पहचानना है। H बराबर आर स्क्वायर आर टी लिखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई हीट का फॉर्मूला नहीं होता है। बाद बाकी H बराबर वी आई टी ये भी होता है। ये कहाँ से आता है? H बराबर वी आई टी ये कहाँ से आता है? तो जैसे ऊपर का आप देख लीजिए, H बराबर क्या है भैया? आई स्क्वायर आर टी है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी है। ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर आर आई। अभी आपने रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? वी आई टी। मुझे V के फॉर्म में यहाँ लाना है, तो V का वैल्यू क्या है? आर आई। तो H बराबर क्या था? आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर में से एक आई रखेंगे और एक आई हम आर आई के साथ मिला देंगे, तो V लिख देंगे और एज इट इज टी लिख देंगे, यानी H बराबर वी आई टी भी होगा। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? H बराबर वी स्क्वायर टी बाय आर होता है क्या? तो होता होगा। कैसे? देखिए, आप जानते हैं कि V बराबर आर आई है ना। मुझे क्या V के फॉर्म में लाना है? तो V बराबर एक तो आर आई होता है ना, और एक सेकेंड, V बराबर आई आर, V बराबर आर, ठीक है। मुझे V स्क्वायर टी बाय आर करना है, तो V स्क्वायर टी बाय आर करना है। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप आई को इस साथ हटा दिया ना, तो आई का वैल्यू अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? V बट्टा आर, ठीक है। अब यहीं पर जो आपका H बराबर आई स्क्वायर आर टी है, और इसी आई को हमें गायब करना है, तो आई के जगह पे मैं V बट्टा आर लिख सकता हूँ इस वाले सूत्र से, ओम के नियम से। तो V बट्टा V गुने V या बट्टा आर गुने आर, आई स्क्वायर लिखे हैं अभी हम, अब फिर आर और फिर हमें टी भी लिखना है। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचा V स्क्वायर टी और नीचे बचा आर। तो यही चीज ने लिखा है ना। तो ये भी फुलफिल करता है, मतलब एक को नहीं करता है, वही ऑप्शन है, आंसर है। एक तरंग की आवृत्ति 100 हर्ज है तथा तरंग की चाल 400 मीटर प्रति सेकेंड है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? देखिए, एसएससी ने अभी हाल में ही एक क्वेश्चन पूछा था कि तरंग दैर्घ्य का जो साइन होता है जिससे निरूपित किया जाता है वो क्या होता है। तो इस प्रकार से कुछ होता है लैम्डा, है ना।
ना, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से लैम्डा जो है इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि भैया v बराबर n लैम्डा होता है ना, v बराबर n लैम्डा होता है। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, और n क्या है, हर्ज है, आवृत्ति है। तो आप नहीं निकाल लोगे जी, 400 बराबर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 100, और यहाँ पे हम डाल देंगे लैम्डा का मान, इसी लैम्डा का मान निकालना है, कट जाएगा 4 आंसर हो जाएगा लैम्डा का जी। तो यहाँ पे राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगी, 4 हो जाएगी। v बराबर n लैम्डा होता है, सीधा सीधा आंसर याद रखने का मतलब सूत्र याद रखने का है। पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात की उपकरण कौन सी है। पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक आपको चाहिए तो रिफ्रैक्टोमीटर से मापेंगे। रेडिएटर क्या होता है, किसी इंजन को ठंडा रखने के लिए होता है। कार्बोरेटर क्या होता है, पेट्रोल जो इंजन होता है पेट्रोल वाली, वहां पे कार्बोरेटर होते हैं, इसमें क्या होता है, हवा और पेट्रोल का मिश्रण किया जाता है। वेंचुरीमीटर क्या होता है, बहते हुए तरल प्रवाह को जो है ज्ञात करने के लिए मीटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है ना। देखिए आपका BaNaMg है ना, NaMg BaMg इन सभी में देखने से पता चलता है कि BaNaMg है ना, BaNaMg, हाँ ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे धात्विक गुण का सही क्रम क्या है, यानी बढ़ता क्रम क्या है, ये वाला जो रहता है इधर जो चीज रहता है वो ज्यादा है, ये छोटकू मुंह जिसके पास ये छोटा मुंह रहता है वो कम है। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन आपने हमसे अच्छा पढ़ा होगा भैया, आप तेज हो भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिक Ba का होगा, उससे थोड़ा कम Na का, और सबसे कम Mg का होगा अगर इन तीनों में देखें। अब ये होता कैसे है, तो मैं आपको पेड वाली ग्रुप में पढ़ा रखा है, थोड़ा सा ध्यान तो आपको देना ही होगा, नहीं तो काम थोड़ी बनेगी भैया। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई आवर्त 7 होते हैं और वर्ग 18 होते हैं, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया था बहुत सारे गुण हैं इसके, ये गुण कौन कौन से हैं, तो भाई कैसे कैसे चलते हैं, तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप आवर्त किसे कहते हैं भैया, ये लेटल हा, ये सुतला हवा, ये 7 गो जो है आवर्त है। जब भी आवर्त में आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होता है, परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है, और परमाणु के आकार घटने से ही मेटैलिक गुण भी घटती है। ठीक है, कहने का मतलब परमाणु का आकार बड़ा तो मेटैलिक गुण भी अधिक होगा उसका, परमाणु का आकार छोटा तो मेटैलिक गुण भी कम होगा उसका। तो आवर्त में अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो परमाणु का आकार घटेगा, म्हणजे मेटैलिक गुण भी घटेगा। ठीक है मेरे भाई, समझ गए, समझना होगा। ठीक है भाई, आप यहाँ पे देख लो, सोडियम Na पहले आता है तब Mg आता है। अगर मैं आवर्त 3 में चलना स्टार्ट कर दूं लेफ्ट टू राइट तो पहले Na आता है तब Mg आता है। कहने का मतलब Na का ज्यादा होगा Mg से, जो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। मुझे BA तक जाना भी नहीं पड़ा और मुझे क्लू मिल गया, आंसर मिल गया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप पकड़ सकते हो, है ना। तो दोस्तों ये थे आज का क्लास, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। ये पीडीएफ की बात रही तो ये पीडीएफ जो भी बच्चे या तो ई बुक वाले ग्रुप में होंगे, या फिर जो रेलवे के ग्रुप में होंगे, है ना, इन दोनों ग्रुप में से कोई भी दोनों ग्रुप में जाएगा ये, तो आप मतलब अगर हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।